हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम रिवाइज करेंगे सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस। आइए शुरू करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है कि जब हम दो वेरिएबल के बीच में ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड है और एक वेरिएबल से हम दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो उसे हम पूरे प्रोसेस को रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब हम ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, जो कि हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कि वेरिएबल रिलेटेड है कि नहीं है। जब आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हो, फिर आप उस रिलेशन का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल से जब दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो, उस पूरे प्रोसीजर को रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। इसमें दो सिचुएशंस होती हैं। मान लीजिए एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। एक ये हो सकता है कि एक्स डिपेंड अपॉन वाई है तो एक्स ऑन वाई हो जाएगा, और दूसरा ये हो सकता है कि वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड होगा तो वाई ऑन एक्स हो जाएगा। रिलेशनशिप में दो ही चीजें पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक में ये है कि एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, मतलब दो वेरिएबल है और दोनों आपस में रिलेटेड है। उसमें हम पहले देखते हैं कि एक्स वाई पे डिपेंडेंट है तो उसको हम बोलते हैं एक्स ऑन वाई, और अगर वाई एक्स पे डिपेंडेंट है तो हम उसको बोलते हैं वाई ऑन एक्स। अगर एक्स वाई पे डिपेंडेंट है तो हम उसको बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ एक्स ऑन वाई, और अगर वाई एक्स पे डिपेंडेंट है तो हम उसे बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ वाई ऑन एक्स। पहली सिचुएशन में एक्स जो हो जाएगा वो डिपेंडेंट होगा और वाई जो होगा उसको एक्सप्लेन करने वाला होगा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो जाएगा। सिमिलरली वाई ऑन एक्स में वाई जो होगा वो डिपेंडेंट होगा और एक्स उसको एक्सप्लेन करने वाला होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा। वाई डिपेंडेंट होगा, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल होगा, और एक्स उसे एक्सप्लेन करने वाला होगा। ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप को समझने के लिए इसमें दो चीजें चाहिए होंगी। आपको पहले मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वेरिएबल के बीच में क्या है, और फिर आप उस रिलेशनशिप को एक इक्वेशन का रूप दे दोगे ताकि हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। ठीक है जी। तो इसमें दो तरीके की रिग्रेशन लाइंस बनती हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें पहले मैथमेटिकल रिलेशनशिप को कैलकुलेट करोगे कि दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप क्या है। फिर उस रिलेशनशिप को यूज करके दो इक्वेशंस क्रिएट करोगे जिसको हम रिग्रेशन लाइंस बोलते हैं। एक रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई होती है और दूसरी रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स होती है। ठीक है। आइए बात करते हैं रिग्रेशन लाइंस के बारे में। एक रिग्रेशन लाइन होती है एक्स ऑन वाई, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो एक्स है वो वाई पे डिपेंडेंट है, और दूसरी रिग्रेशन लाइन होती है वाई ऑन एक्स के ऊपर। ठीक है, वाई ऑन एक्स। जब ये वाली लाइन होती है एक्स ऑन वाई, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पर लिखा भी होगा शायद। इसमें एक्स डिपेंडेंट है और वाई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई की यूज करके, और ए जो है इसमें ये एक्स इंटरसेप्ट होगा। मैंने आपको मेन क्लास में बताया हुआ है कि इंटरसेप्ट क्या होता है, काफी डिटेल में मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की है। और बी जो है वो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं बी एक्स वाई, यानी कि स्लोप है एक्स और वाई की, जो लाइन बनती है ना वो स्लोप है उसकी, इसको हम बी एक्स वाई बोलते हैं। और यहाँ आप ये कह सकते हो स्लोप ऑफ लाइन एक्स ऑन वाई आपको बी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। Here x is dependent and x value depend upon y, and y आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, whereas a and b दोनों कांस्टेंट हैं, जिसको रिग्रेशन पैरामीटर्स भी बोलते हैं, a और b को। फर्दर a is x इंटरसेप्ट एंड b रिग्रेशन कोफिशिएंट, या आप इसको कह सकते हो बी एक्स वाई बोल सकते हो, या आप कह सकते हो स्लोप ऑफ लाइन एक्स ऑन वाई को b इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन ये बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी y ऑन x की। y ऑन x में हम y को मान लेते हैं कि वो डिपेंडेंट है और x को मानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कंप्यूट की जाती है विद द हेल्प ऑफ x। जो यहाँ पर a है उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और जो यहाँ पर b होता है उसको हम बोलते हैं बी वाई एक्स। याद रखना क्या बोलते हैं, बी वाई एक्स। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन पैरामीटर्स। अब जो a है ये y इंटरसेप्ट है, यानी कि जहां पर ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वहां पर x एक्सिस जीरो हो जाता है, और y की जो वैल्यू होती है वो y इंटरसेप्ट होती है, और b जो है उस y ऑन x की जो स्लोप है इसको हम बी वाई एक्स बोलते हैं, और इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट b बोलते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों लाइनें क्रिएट करते हैं, और लाइनें क्रिएट करने के बाद अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता है तो आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लोगे। ये सारे प्रोसीजर को हम रिग्रेशन एनालिसिस में शामिल करते हैं।
मैं आपको बहुत शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ। रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम दो वेरिएबल के बीच में पहले मैथमेटिकल रिलेशन ढूंढते हैं कि दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड है, फिर उस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके हम एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को कंप्यूट कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए हम उस रिलेशनशिप को दो इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। एक इक्वेशन होती है एक्स ऑन वाई जिसमें एक्स डिपेंडेंट होता है वाई के ऊपर, और दूसरी इक्वेशन होती है वाई ऑन एक्स जिसमें वाई एक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका रिग्रेशन एनालिसिस में शामिल हो जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में हमें सबसे पहले ये सीखना होता है कि ये जो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स इक्वेशन बनती कैसे हैं, और फिर बाद में इसकी एप्लीकेशन की या इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। किस तरीके से हम लोग रिग्रेशन लाइंस जो है वो बनाते हैं। देखिए, हमारा एक कंसेप्ट है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड का हम इस्तेमाल करके रिग्रेशन लाइंस को बनाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये एक लाइन है। ठीक है, आपको वाई और एक्स ऑन वाई बनानी है, तो आप मान लीजिए ये लाइन प्लॉट कर देते हो। थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, जस्ट समझिए आप। ठीक है, आपको ये लाइन बनानी है और इसमें आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन है। ये सारी लाइन जो एस्टिमेटेड है कि ये जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और आपकी जो एस्टिमेटेड लाइन है जो आप बनाओगे ना, इसको हम एक्स ऑन वाई बोलेंगे, और ये लाइन बनेगी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये आपकी लाइन है। इसमें जो एक्स की वैल्यू है उस लाइन पर आएगी, और लेकिन एक्चुअल वैल्यू इस वैल्यू से डिफरेंट होगी। तो आपको क्या करना है कि ये एक्चुअल वैल्यूज हैं और ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये सारी, इनका जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है ये वाला, इसको मिनिमाइज करना। आपकी लाइन ये होनी चाहिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है जिसको हम एरर बोलते हैं, इनको मिनिमाइज करके जो लाइन ड्रॉ होगी वो लाइन ऑफ लीस्ट स्क्वायर होगी। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस है ना एक्चुअल वैल्यूज के और आपकी लाइन की जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, वो मिनिमाइज होगा। इन पॉइंट को कंसीडर करके अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। सिमिलरली जब आप वाई ऑन एक्स की लाइन बना रहे होते हो, नोट मत कीजिए, जस्ट सुनिए समझिए। जब आप वाई ऑन एक्स की लाइन बना रहे होते हो तो आप देखिए ये एक आपके स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं जो आपने अलग अलग पॉइंट प्लॉट कर दिए, और ये आपने एक लाइन बना दी है। ठीक है, ये लाइन आपकी वाई ऑन एक्स है। वाई ऑन एक्स का मतलब ये हो गया वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये आपकी लाइन जो एस्टिमेटेड वैल्यू को इंडिकेट करेगी, और ये जो बिंदियां हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके क्या होंगे, एक्चुअल वैल्यूज को इंडिकेट करेंगे। तो आपको लाइन इस तरीके से बनानी है कि इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम एरर भी बोलते हैं और कई बार रेसिड्यू भी बोल देते हैं। याद रखना, कई बार हम इसको एरर बोल देते हैं, कई बार इसको रेसिड्यू बोल देते हैं। आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। आपकी लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वर्टिकल डिस्टेंस ये जो एक्चुअल वैल्यूज और एस्टिमेटेड वैल्यूज का है वो मिनिमाइज होना चाहिए। अगर आप इनको मिनिमाइज करके जो लाइन बनाओगे उसे हम लाइन ऑफ लीस्ट स्क्वायर बोलेंगे, और इसी को लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलेंगे। तो इस तरीके से आपकी दोनों लाइनें लीस्ट स्क्वायर मेथड से बन जाएंगी। ठीक है, एक केस में अगर आप एक्स ऑन वाई है तो एक्स ऑन वाई को के केस में आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस किस का, एक्चुअल डाटे का और एस्टिमेटेड वैल्यू का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपको मिनिमाइज करके जो लाइन ड्रॉ करोगे वो लाइन आपकी एक्स ऑन वाई होगी, और अगर वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करके कोई लाइन ड्रॉ करोगे वो लाइन जो होगी वो वाई ऑन एक्स की होगी। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आती है? इसमें प्रॉब्लम आती है कि जो आपके पास डाटा होता है उसमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप होते हैं, बहुत बिखरा हुआ डाटा होता है। उस नॉन लीनियर रिलेशनशिप के बीच में आपको दो ऐसी लाइनें ड्रॉ करनी होती है जो उस नॉन लीनियर रिलेशन को बहुत बेटर वे से रिप्रेजेंट कर सके। लीनियर रिलेशनशिप होता तो एक ही लाइन बनती, क्योंकि नॉन लीनियर है, बहुत बिखरा हुआ डाटा है, तो आप इसलिए उन पूरे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाइनों का सहारा लेते हैं। एक एक्स ऑन वाई ले लेते हैं, एक वाई ऑन एक्स ले लेते हैं, ताकि हम बेटर उस पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, नॉन लीनियर होने की वजह से ये इतना सारा झंझट होता है। अगर लीनियर रिलेशनशिप होता फिर तो आप एक ही लाइन से पूरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देते। ठीक है, अब आपने जो लाइनें ड्रॉ करनी है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से ड्रॉ करनी है, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड से ड्रॉ की जाने वाली लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट करती है डाटे को। इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। और लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो लाइन ड्रॉ करोगे वो इस कंसेप्ट पे ड्रॉ होगी कि जो वाई ऑन एक्स की लाइन होगी वो वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करके बनेगी, और जो एक्स ऑन वाई की जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मिनिमाइज करके बनेगी। ठीक है, और ये इस कंसेप्ट पे बनेगी कि जो आपके एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे और जो आपके एस्टिमेटेड रिजल्ट होंगे उसका जो डिफरेंस होगा वो एरर होता है, उसको रेसिड्यू भी बोलते हैं, वो मिनिमाइज करना है आपने। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। इन दिस रिग्रेशन लाइंस इज फिटेड थ्रू द डिफरेंट पॉइंट्स।
डिफरेंट पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है इन सच ए वे दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द फिटेड लाइन शुड बी लीस्ट। मतलब यही है कि एक तो एरर मिनिमम होना चाहिए, यानी कि जो आपकी लाइन ऐसे बननी चाहिए जो आपने एस्टिमेट किया है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो आप प्लॉट करोगे और जो एस्टिमेट वैल्यू की है वो लाइन पे ऊपर फॉल करेगी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस सॉरी जीरो होना चाहिए, ओवरऑल जीरो होना चाहिए, और उन दोनों का जो डिफरेंस का स्क्वायर है वो मिनिमम होना चाहिए। उससे ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इसलिए इस लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। अगर आप वाई ऑन एक्स बना रहे होते हो तो वाई ऑन एक्स में आपको क्या करना है, वाई ऑन एक्स में मिनिमाइज करना है वर्टिकल डिस्टेंस, और अगर आप एक्स ऑन वाई बना रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, ताकि जो एरर है मिनिमम हो जाए, सॉरी एरर जीरो हो जाए और एरर का जो स्क्वायर होता है वो मिनिमम हो जाए। ये मैंने आपको क्लास में काफी डिटेल में बताया था। एरर और रेसिड्यू एक ही बात होती है, इसको हम रेसिड्यू भी बोल देते हैं। कई बार इसका क्वेश्चन आया हुआ आपको कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती हैं और जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज होती है उसको डिफरेंस को आप एरर बोलते हो या रेसिड्यू बोलते हो। हम दोनों बोलते हैं, कई बार हम एरर भी बोल देते हैं और कई बार हम इसको रेसिड्यू भी बोल देते हैं। ठीक है सर, ये हो गया आपका पॉइंट। ये भी हो गया। रिग्रेशन लाइंस गिव बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वन वेरिएबल फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। कहते हैं रिग्रेशन लाइंस इस तरीके से बनाई जाती हैं कि अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता हो तो बड़ी आसानी से आप दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं क्योंकि ओवरऑल इस लीस्ट स्क्वायर मेथड से बनी हुई है, बिकॉज डिस्पर्शन यहाँ पर यानी कि एरर जो है उसको हम जीरो या रेसिड्यू को जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ये तो था कंसेप्चुअल, अब हम प्रैक्टिकली लाइनें कैसे बनाते हैं उसके हमारे पास दो तरीके हैं। अब नॉर्मल इक्वेशन से भी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स बना सकते हो, और दूसरा हम रिग्रेशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके भी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम जब नॉर्मल इक्वेशन को बनाएंगे तो सबसे पहले एक्स ऑन वाई बनाएंगे। एक्स ऑन वाई बनाने के लिए आपको दो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। आपकी नॉर्मल इक्वेशंस होंगी नॉर्मल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि एन ए इज इक्वल टू, एक मिनट, समीशन एक्स एन ए बी समीशन वाई, और दूसरी होगी समीशन एक्स वाई ए समीशन वाई बी समीशन वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व above equations and calculate value of A and B। ठीक है जी, अब इनको सॉल्व कर लीजिए और ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर आप ए और बी की वैल्यू जब निकाल लोगे तो आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इस तरीके से नॉर्मल इक्वेशंस यूज करके हम लोग एक्स ऑन वाई बना लेंगे। सिमिलरली जब आप वाई ऑन एक्स बनाओगे, ये अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनी। आपको याद होगा मैंने मेन क्लासेस में आपको बताया था, ये नॉर्मल इक्वेशन इन केस ऑफ एक्स ऑन वाई हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को जीरो करके और उसके डिफरेंस के स्क्वायर को मिनिमाइज करके ये इक्वेशंस बनी हुई हैं, और फिर उनको सॉल्व करके आपके पास ए और बी आ जाता है और उससे हम इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि डिटेल कैसे है इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसका लॉजिक मैंने आपको मेन क्लासेस में काफी डिटेल में समझाया है। ठीक है, रिवीजन क्लास में ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको इतनी डिटेल लॉजिक्स को भी समझाऊं। मेरा मकसद यहाँ पर ये होता है कि आपको मैं एग्जाम के लिए तैयार कर लूं, फिर भी मैं जितना हो सकता है उतना आपको इसके पीछे का लॉजिक बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर जब आप y ऑन x की बात करोगे तो यहां पर आपको दो अलग नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। नॉर्मल इक्वेशन यहां पर आएंगी समीशन y इज इक्वल टू एन ए बी समीशन x, और दूसरी इक्वेशन बनेगी समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन x प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व, इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। अबव
two equations and compute value of a and b। जब आप a and b की वैल्यू कंप्यूट कर लोगे तो बस आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी थ्रू नॉर्मल इक्वेशन y ऑन x। इसके पीछे का लॉजिक, नॉर्मल इक्वेशन के पीछे का लॉजिक भी सेम है। ये इक्वेशंस बनती है जब हम वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को जीरो करते हैं, वर्टिकल एरर को जीरो करते हैं, और जो वर्टिकल एरर के स्केयर को मिनिमाइज करके आपकी ये जो दो नॉर्मल इक्वेशन बन जाती है, उन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो a और b दोनों की वैल्यूज आ जाती है, आप इक्वेशन में पुट कर लेते हो तो आपके पास y ऑन x की इक्वेशन आ जाती है। तो एक तरीका तो ये है कि आपको रिग्रेशन लाइंस बनाने का। रिग्रेशन लाइंस के बिना आप ये रिग्रेशन एनालिसिस नहीं कर सकते। रिग्रेशन एनालिसिस का जो कंसेप्ट ही है कि रिग्रेशन लाइन बना ली जाए। अगर रिग्रेशन लाइंस बन जाएंगी तो ऑफकोर्स एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है। दूसरा है हम रिग्रेशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट बेसिकली आपको याद होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट मैंने आपको बोला था कि रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy होता है और रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x होता है। bxy का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन x ऑन y, और ये होता है, एक मिनट, स्लोप, और ये होता है स्लोप ऑफ लाइन y ऑन x। एक x ऑन y की स्लोप को bxy बोल देते हैं और एक y ऑन x की स्लोप को byx बोल देते हैं। ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, इनकी मदद से भी हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपको x ऑन y बनानी है तो x ऑन y बनाने के लिए हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट वाली जो इक्वेशन यूज करते हैं वो लेते हैं x माइनस x का मीन bxy y माइनस y का मीन, ठीक है। इसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर जो bxy निकालना होगा, मीन तो आपको दोनों के निकालने आते ही हैं। अगर आपके पास x वेरिएबल और y वेरिएबल है तो दोनों के मीन तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो आएगी आपकी bxy को। bxy निकालने का जो कंसेप्ट होता है वो होता है कोरिलेशन x और y की इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हो bxy का, और उसको यहाँ पुट कर दीजिए और फिर आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ये आपकी x ऑन y की इक्वेशन बनाने का दूसरा तरीका है। अब हम चलते हैं y ऑन x। अब y ऑन x जब बनाओगे तो y माइनस y का मीन, यहाँ पर byx आ जाएगा, x माइनस x का मीन, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x वेरिएबल का मीन निकाल लोगे, y वेरिएबल का मीन निकाल लोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉब्लम आपको फिर अगेन रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने में आएगी। तो यहाँ पर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि स्लोप ऑफ y ऑन x होगी उसको हम ड्रॉ करेंगे कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इसकी मदद से आप byx निकाल लोगे, और byx आपको मालूम है, मीन आपने पहले निकाल लिया, इसकी इक्वेशन में पुट कर लीजिए और आपके पास दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। तो देयर आर टू डिफरेंट वेज जिस तरीके से आप ये रिग्रेशन लाइंस बना लोगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, बिना रिग्रेशन लाइन से रिग्रेशन एनालिसिस का कोई वजूद ही नहीं है। जब तक आप रिग्रेशन लाइन रिलेशनशिप को लाइन में नहीं प्रेजेंट करोगे तब तक आप एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू को नहीं निकाल पाओगे। रिग्रेशन एनालिसिस में आपको रिलेशनशिप को कैलकुलेट करना है और फिर उसे लाइंस में प्रेजेंट करना है ताकि एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकते। और ऐसा करने के लिए आपको रिग्रेशन लाइंस की जरूरत पड़ती है। एक लाइन एक्स ऑन वाई की होगी और दूसरी लाइन वाई ऑन एक्स की होगी। अब दो लाइनों की जरूरत क्यों पड़ती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, इसलिए आप एक ही डाटे से दो लाइनें ड्रॉ करोगे, एक में एक्स को डिपेंडेंट बना दोगे, दूसरे में वाई को डिपेंडेंट बना दोगे। अब ये लाइंस बनाने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, एक नॉर्मल इक्वेशन ये हैं, इनको अगर आप सॉल्व करोगे ए और बी तो यहाँ पर ये वाई ऑन एक्स की इक्वेशन बन जाएगी। और आप इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो एक्स ऑन वाई की बनेगी, ठीक है, वो आपने निकाल लिया। दूसरा तरीका है आप रिग्रेशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके भी रिग्रेशन लाइंस बना सकते हो। रिग्रेशन कोफिशिएंट बेसिकली स्लोप्स होती हैं। एक एक्स ऑन वाई का जो स्लोप है उसको बी एक्स वाई बोलते हैं और जो वाई ऑन एक्स की स्लोप है उसको बी वाई एक्स बोलते हैं। उन दोनों का इस्तेमाल करके भी आप रिग्रेशन लाइंस बना सकते हो। एक तरीका ये है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है। यहाँ पर हमने जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का तरीका फॉलो किया वो है कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू अपॉन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और यहाँ पर जो फॉलो किया है वो देखिए फर्क क्या है। यहाँ पर बाकी तो सेम है, यहाँ पर y का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है क्योंकि ये बी वाई एक्स है,
और x का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है। अगर आप यहां पर आते हो तो आप देखते हो कि x का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है और y का स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे है, क्योंकि ये आपको स्लोप x और y की निकालनी है। ठीक है, अब आप जानते हो कि कोरिलेशन को मेजर करने के तीन तरीके। आप कोरिलेशन को एक्चुअल डाटा से भी निकाल सकते हो, आप कोरिलेशन को मीन से भी निकाल सकते हो, और आप कोरिलेशन को अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो। सिमिलरली आप स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्चुअल से भी निकाल सकते हो, आप उसको स्टैंडर्ड डेविएशन को अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो, और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एक्चुअल डाटा से भी निकाल सकते हो। तो इसलिए इसके भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट के भी आगे तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, आइए तीन क्या चार भी बन जाएंगे। आप देखिए चार कैसे बनेंगे, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, कोवेरियंस बिल्कुल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हो गया कोवेरियंस x, y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर। सिमिलरली आप यहां पर भी ऐसा कर सकते हो, कोवेरियंस x, y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। इनको काट दीजिए, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए यूज कर सकते हो। अब आपको मालूम है ये जो फॉर्मूले हैं आगे फर्दर डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि आप कोवेरियंस को भी और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी मीन से भी निकाल सकते हो, अज्यूम मीन से भी निकाल सकते हो, और एक्चुअल डाटा से भी निकाल सकते हो। इसलिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट के आपके ये फॉर्मूले डेवलप हो गए। एक बार देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूले देख लीजिए, सारे के सारे इन्हीं फॉर्मूले से डेवलप हुए हैं। इससे ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है, और इससे फिर ये वाला डेवलप हो गया, इससे ये वाला डेवलप हो गया, इससे ये वाला डेवलप हो गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसी में हमने एक्चुअल डाटा का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों में कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने अज्यूम मीन का इस्तेमाल कर लिया, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला बन गया। और अगर आपने एक्चुअल मीन का इस्तेमाल किया तो ये बीच वाला फॉर्मूला बन गया। अब आप बोलोगे सर हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए याद कौन से फॉर्मूले करने पड़ेंगे? एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला, एक आपको ये वाला याद करना हो सकता है और ये वाला याद करना हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये मेन क्लासेस में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वेशन बनानी अब आपको आ गई है। अब आप समझिए कि आपका काम हो गया है, इक्वेशन बन गई है। अब आपको करना कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करनी है। एक वेरिएबल की वैल्यू पता होती है, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी? रिग्रेशन लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, मेन रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी कि जो BYX और BXY की प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी देखिए, सेम साइन होना चाहिए। आपके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं उनके सेम साइन। आपको मालूम है कि जो आपका रिग्रेशन, मालूम नहीं तो मैं बता देता हूं। अब आप देखो, थोड़ा सा आइडिया देना, थोड़ा सा ध्यान देना। आपको मालूम है BXY और BYX को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? देखिए इससे क्या आता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका होता है कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और इसका फॉर्मूला होता है आपका r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये होता है। ठीक है, आप इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया BXY और BYX इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप कह सकते हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी आर इज इक्वल टू, नॉट आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू BXY एंड BYX। तो आप कह सकते हो कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है। ये एक प्रॉपर्टी है। अब आप देखिए, इसका जो साइन होगा, इसका साइन भी यही होगा, होना चाहिए, और इसका साइन भी यही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इसका साइन प्लस हो जाए और इसका साइन माइनस हो जाए। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर माइनस होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपका एक नेगेटिव है तो दूसरे का भी नेगेटिव होना चाहिए, और ये भी उसी साइन का होगा। आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ना, वो भी आपका सेम साइन का होगा। ठीक, ये मैंने आपको क्लास में काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर बात की है। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए, तभी आपका इसको सॉल्व कर पाओगे, तभी आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा। तो जो रिग्रेशन, पहली बात तो याद रखिए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के जो साइन होते हैं ना, वो सेम होंगे ऑलवेज। क्योंकि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो दोनों लाइनों की स्लोप पॉजिटिव होगी,
और अगर नेगेटिव है तो दोनों लाइनों की स्लोप नेगेटिव होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही डाटे से आपने दो लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, एक की स्लोप पॉजिटिव होगी एक की नेगेटिव होगी, ऐसा नहीं होगा। या तो दोनों की स्लोप पॉजिटिव होगी तो यहाँ दोनों की नेगेटिव होगी। अगर दोनों की स्लोप पॉजिटिव होगी तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर दोनों की स्लोप नेगेटिव होगी तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएंगे। ये जरूरी है, दोनों के साइन सेम होंगे, और जो दोनों का साइन होगा वही कोरिलेशन का कोफिशिएंट का साइन होगा, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, ओके, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया पहले वाला। सेम साइन, बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन, दैट इज आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ आर जीरो हो जाता है तो देन बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों की वैल्यूज वन से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बता दिया, आर जो है ये होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, ये आपको क्लियर है। अगर एक की वैल्यू वन से ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स दूसरे की वैल्यू को वन से नीचे रहना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि अगर दोनों की वैल्यू वन से ज्यादा होगी तो ये आर जो है वो वन से एक्सीड हो जाएगा, और आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये -1 से लेके +1 के बीच में होती है। ठीक है, -1 से लेके +1 के बीच में ये मैक्सिमम वैल्यू है जो आर अटेन कर सकता है। लोएस्ट वैल्यू -1 हो जाएगी जब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो वो +1 होगा। तो इस केस इसकी वजह से दोनों को कभी भी वन से ऊपर, आप दोनों वन से नीचे तो हो सकते हैं लेकिन दोनों कभी वन से ज्यादा नहीं होंगे। अगर मान लो आपका बी एक्स वाई वन से ज्यादा है तो बी एक्स वाई वन से ज्यादा है तो बी वाई एक्स वन से छोटा होगा, ताकि मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम 1 बनेगा, उससे ज्यादा बन नहीं सकता। ठीक है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेम साइन हो गया, बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अगर आप दोनों का रिग्रेशन कोफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन निकालो तो वो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट के ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। ये आपको याद करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं कि अगर आप रिग्रेशन कोफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन निकालो, आपको याद होगा जब हम मेजर्स ऑफ सैलरी टेंडेंसी पढ़ रहे थे, अगर आपकी डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो दोनों का अर्थमेटिक मीन, दो वैल्यूज या तीन वैल्यू का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। वही सेम रिलेशनशिप यहाँ पर, अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक बी एक्स वाई है एक बी वाई एक्स है, दोनों का आप अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए और दोनों का आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए, तो आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो आपकी ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोवेरियंस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहा हूं, वो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जो साइन रिग्रेशन कोफिशिएंट का होगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपका आर भी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आपका आर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगली वाली जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। रिग्रेशन लाइंस जो होती हैं, दो रिग्रेशन लाइन, आपका ये डाटा होगा, मान लीजिए आपके दो लाइनें यहां से बनी, ठीक है, तो दोनों का जो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो इनका अर्थमेटिक मीन होगा। रिग्रेशन लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो इनका अर्थमेटिक मीन होगा। इसके पीछे का कारण मैं आपको मेन क्लासेस में ऑलरेडी काफी डिटेल में, ये चैप्टर बहुत एनालिसिस मांगता है तो हमने क्लास में इसके ऊपर बहुत समय लगाया था, लेकिन एग्जाम के लिए उतना एनालिसिस की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए जो मैं करा रहा हूं वो सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो रिवीजन लेक्चर का काम होता है कि आपको रिवाइज कराना, रिकॉल करवाना जो हमने मेन क्लास में पढ़ा हुआ है। कई बार हम लोग मजबूरी, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से रिवीजन लेक्चर में हम डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप रिवीजन लेक्चर में भी डिटेल एनालिसिस करोगे तो फिर रिवीजन का फायदा कोई नहीं होगा, वो लंबी क्लासेस बन जाएगी। तो हमें यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि रिग्रेशन लाइंस जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है वो उनका कॉमन पॉइंट होता है, और दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट उनका अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपका ये लाइन जो होती है अपने अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन से गुजरती है। ठीक, तो इसलिए यहां पर आपका अर्थमेटिक मीन आ जाता है। ओके सर, उसके बाद लाइनें जितनी क्लोज होंगी आपस में, जितना उनके बीच का एंगल छोटा होगा उतना कोरिलेशन उन लाइनों में ज्यादा होता है। सपोज करो लाइनें ओवरलैप कर रही है, जैसे ये वाली लाइन है, ये ओवरलैप कर रही, दोनों लाइनें एक ही बन गया, तो इसका मतलब या तो ये लाइन के बीच में दो लाइनें है ही नहीं है, फिर यहाँ पर एक लाइन बन रही है, एक लाइन मतलब यहाँ पर कोरिलेशन 1 है, या तो +1 होगी या -1 होगी। जब लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, ओवरलैप का मतलब एक ही लाइन है, वहां पर दो लाइनें कहने की बात है, दो लाइनें होती ही नहीं है, लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो डाटा है वो लीनियर डाटा है, तभी लाइनें स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ओवरलैप करगी, एक ही लाइन तभी बनेगी जब लीनियर डाटा है, नहीं तो दो लाइनें बनेगी। अगर नॉन लीनियर डाटा होगा तो रिग्रेशन लाइंस आपकी दो बनती है, तभी तो हम दो बनाते हैं। अगर डाटा लीनियर है आपका तो लाइन एक ही बनने वाली है, अगर लाइन एक ही बनने वाली है तो वहां पर कोरिलेशन या तो -1 होगा या +1 होगा।
अगर स्लोप अपवर्ड मूविंग है यानी कि पॉजिटिव स्लोप है तो +1 होगा कोरिलेशन, और अगर नेगेटिव स्लोप है तो वहां पर -1 कोरिलेशन होगा। ये नेगेटिव स्लोप का एग्जांपल है, ये पॉजिटिव है, दोनों लाइनें सेम है यहाँ पर। और अगर मान लो लाइनें अलग अलग हैं तो इसका मतलब दो लाइनें डिफरेंट बन रही है तो डाटा लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। अब डाटा जितना बिखरा हुआ है तो लाइनों के बीच का जो एंगल होगा वो बढ़ता जाता है। लाइनें जितनी क्लोज होंगी उनके बीच का जो एंगल होगा वो छोटा होगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि डाटा के बीच में कोरिलेशन ज्यादा है तो जो डाटा होगा वो कंजस्टेड होगा थोड़ा सा, और लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो छोटा होगा। जितना डाटे में कोरिलेशन कम होगा, बिखरा हुआ डाटा होगा, उतने लाइनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बड़ा बन जाएगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, देखिए अगर ये देखिए ये लाइनें थोड़ी सी, इसमें एंगल जो है वो छोटा है और इसमें एंगल बड़ा है, तो जैसे जैसे डाटा के अंदर कोरिलेशन कम होती जाती है वैसे वैसे उनके लाइंस के बीच का लाइन एक दूसरे से दूर होती जाती है, उनके बीच का जो एंगल है वो बड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे डाटे में कोरिलेशन बढ़ती जाती है, कोरिलेशन ज़्यादा तो लाइनें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, जब लाइनें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो उनके बीच का जो एंगल है, रिग्रेशन जो कोफिशिएंट है, उनके बीच का जो लाइन्स है, जो उनका एंगल है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोरिलेशन ज़्यादा है तो एंगल छोटा होगा रिग्रेशन लाइंस के बीच में, अगर कोरिलेशन कम है तो एंगल जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी कोरिलेशन नहीं है तो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोरिलेशन नो कोरिलेशन है तो दोनों रिग्रेशन लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। इन सब के बारे में भी हमने क्लास में काफी डिटेल में डिस्कशन किया, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर लाइनें आइडेंटिकल होगी, ओवरलैप करगी, तो या तो कोरिलेशन -1 होगा या +1 होगा। अगर अपवर्ड मूविंग है तो +1 हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड मूविंग स्लोप है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी होगी है, ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली है, ये भी पढ़ ली है, और ये भी पढ़ ली है, और ये भी पढ़ ली है। तो आइए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी पेंडिंग है, इसको हम पढ़ लेते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट ओरिजिन से चेंज नहीं होता इनमें, बट स्केल चेंज होने से चेंज हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं, आइए एग्जांपल है, मान लीजिए हमारा bxy है 0.75। नाउ bxy 0.75 का मतलब क्या हुआ, ये कोरिलेशन है xy की और इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। नाउ कंप्यूट BUV if x and y is having following relations with u and v, 3x plus 2u is equal to 20 and 3y plus minus 5v is equal to 50 है। अब आपको बताना है कि BUV क्या होगा। आपको मालूम है जो BUV होगा ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। हम पहले एक्सप्रेस करते हैं कि U कैसे बना, ठीक है। U होगा -3x प्लस 20 अपॉन 2 एंड जो V होगा वो बना 3y प्लस अपॉन 5 माइनस 50 अपॉन 5, ये बना। तो आप देखो जो U बना है वो x का ओरिजिन और स्केल चेंज कर दीजिए तो U बन जाएगा, और y का ओरिजिन और स्केल चेंज कर दीजिए तो आपका V बन जाएगा। तो अब आपको निकालना है BUV। तो अब याद रखिए ये होगा R UV इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ U स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ V। अब आप ध्यान दीजिए इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इससे साइन चेंज होता है। अगर आप मान लो ये कैलकुलेट होगा इससे, बिल्कुल कोरिलेशन में तो साइन ही चेंज होता है, आपको मालूम है कोरिलेशन में बेसिकली साइन चेंज होता है। कोरिलेशन ना तो ओरिजिन चेंज होने से प्रभावित होता है ना स्केल चेंज होने से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर कोरिलेशन माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आएगा, रीजन आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर स्केल चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव का साइन हो रहा है। एक साइन अगर चेंज हो जाए तो आपको मालूम है आपका जो कोरिलेशन का जो साइन है वो बदल जाएगा, तो यहाँ बदल जाएगा।
इनटू आपने स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, किससे स्टैंडर्ड डेविएशन किसको करना है, आप u का निकालना है, u का स्टैंडर्ड डेविएशन x से निकलेगा, आपको याद होगा। तो x के स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो u का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कहोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू, आपको साइन पॉजिटिव रखने पड़ेंगे 3/2, ठीक है। और यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो y होगा, जो v होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन y से निकलेगा, आपको मालूम है। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ओरिजिन से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केल चेंज का फर्क पड़ता है, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन v होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्केल चेंज करके आ जाएगा, तो उसका स्केल 3/5 होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है ये हो गया आपके पास -rxy इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू 3/2 इंटू 5/3। ये इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है -0.75 इंटू 3/2 इंटू 5/3। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 3/2 इंटू 5/3, ये 1.875 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया UNV। इस तरीके से स्केल का असर पड़ता है, ओरिजिन का तो असर पड़ता ही नहीं है, ठीक है, ओरिजिन का असर नहीं पड़ता, स्केल का असर पड़ता है। बट स्केल का असर आपको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप स्केल का असर कैलकुलेट करोगे, ठीक। अब अगर रट्टा लगाना चाहते हो तो आप समझ लिए साइन का असर तो इसलिए पड़ेगा, साइन चेंज होगा एक तो, अगर आपका स्केल चेंज हो रहा है, स्केल में साइन चेंज हो रहा है, तो अगर दोनों का साइन चेंज हो रहा है फिर तो साइन नहीं चेंज होगा। अगर एक का साइन चेंज हो रहा है, एक वेरिएबल का साइन चेंज हो रहा है, फिर आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट का भी साइन चेंज होगा। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज आता है स्केल का, उसकी वजह से आंसर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप मैं इन प्रॉपर्टीज को शुरू से आपके साथ डिस्कस करूं तो मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। सब में, सारी प्रॉपर्टीज में पहले तीन, मीन, मीडियन और मोड की बात करूं तो ओरिजिन और स्केल दोनों का असर पड़ता है। और हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करूं तो ओरिजिन का तो वहां इंपैक्ट आता ही नहीं है, अगर ओरिजिन चेंज कर रहे हो तो दोबारा से कंप्यूट करना पड़ता है, लेकिन अगर स्केल चेंज करते हो तो उसका असर आता है। लेकिन अगर आप डिस्पर्शन की बात करते हो, डिस्पर्शन में हमने पढ़ा था रेंज, इंटरक्वार्टल रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, इनके ऊपर ओरिजिन का असर नहीं पड़ता, स्केल का असर पड़ता है, लेकिन साइन हमेशा आपको पॉजिटिव आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा था, कोरिलेशन में ना तो ओरिजिन का असर पड़ता है, ना स्केल का पड़ता है, ना तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में पड़ता है, ना रैंक कोरिलेशन में पड़ता है, ना कंकरेंट डेविएशन में, ना ओरिजिन का ना स्केल का। साइन आपको जरूर ध्यान देना होता है कि साइन आपको हमेशा अगर चेंज हो रहा है तो साइन का चेंज आएगा। कोवेरियंस में ओरिजिन का असर नहीं पड़ता, स्केल का असर पड़ता है। अब आते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। रिग्रेशन एनालिसिस में आपको बात करनी होती है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की, तो यहाँ पे ओरिजिन का असर नहीं पड़ता, स्केल का असर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन का असर नहीं पड़ता, स्केल का असर पड़ता है। और स्केल का असर कैसे पड़ता है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। एक बार मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर देता हूँ। जितने भी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन सेम होंगे, और उनके साइन सेम होंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन भी सेम होगा। दोनों की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, अगर एक वैल्यू 1 से ज्यादा है तो दूसरे की वैल्यू 1 से कम होगी। रिग्रेशन कोफिशिएंट ओरिजिन में अगर उसमें चेंज आता है तो उसमें चेंज नहीं आएगा, स्केल में चेंज आएगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में भी चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा वो मैंने आपके सामने इलेबोरेट कर दिया है, मेन क्लास में भी मैंने काफी डिटेल में ये पॉइंट डिस्कस किया था। उसके बाद अर्थमेटिक मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट का वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट से ज्यादा होगा। और ये मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका मीन होगा, और लाइनें अपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से पास ऑन होती है, लेकिन जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वो उनका मीन होता है। याद रखना, लाइनें अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से भी पास होती हैं और अपने मीन से भी पास होती हैं, ठीक है, लेकिन जहां पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर वो उनका अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है सर। एंगल जो होगा वो डिपेंड करेगा लाइनों के बीच में कि कोरिलेशन कितनी है। अगर कोरिलेशन 0 है, बिल्कुल कोरिलेशन है, तो लाइनें हमेशा परपेंडिकुलर बन जाएंगी। और अगर लाइनें ओवरलैप कर रही हैं तो इसके बीच में या तो +1 कोरिलेशन होगी या -1 कोरिलेशन होगी। और अगर कोरिलेशन +1 या -1 नहीं है तो लाइनों के बीच का जो एंगल है वो डिपेंड करेगा कोरिलेशन कितनी कम है या ज्यादा है। अगर कोरिलेशन ज्यादा है तो एंगल छोटा होगा लाइनों के बीच में, अगर कोरिलेशन कम है तो जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, ठीक है।
ये था हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। मैंने आपको मीनिंग भी समझा दिया, मैंने आपको इक्वेशन बनाने के दो तरीके भी समझा दिए, और मैंने आपको उस रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज भी समझा दी हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एग्जांपल डिस्कस करने। ये रहा एग्जांपल्स है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है, ऑब्टेन रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है आपको पहले। तो आइए हम बनाते हैं एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई में x माइनस एक्स का मीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया है, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। x माइनस एक्स का मीन बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई का मीन। x माइनस एक्स का जो मीन है वो आपका आएगा 5, और बी एक्स आएगा r दिया हुआ आपका 0.7 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपका 2.6 और x का, और 3.6 y का। y माइनस वाई का अर्थमेटिक मीन आपका 12 है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है, ठीक। और दूसरी इक्वेशन बनानी है आपको y ऑन x की। y ऑन x में y माइनस वाई का मीन आएगा इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन। y माइनस वाई का मीन आपका 12 है, ये 0.7 इंटू 3/6 डिवाइडेड बाय 2/6 x माइनस 5। ये दोनों इक्वेशन बन गई है, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड, आपको एस्टिमेट करना है y जब x 9 होगा। तो एक काम कीजिए, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, y की वैल्यू पता लग जाएगी, x की जगह पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या पुट करोगे, x की जगह 9 पुट कर लीजिए। और दूसरा है एस्टिमेट करना है आपको x की वैल्यू जो y 12 होगा, तो पहली इक्वेशन x ऑन y में पुट कीजिए। अब y जो है वो 12 है, तो y की जगह 12 पुट कर लीजिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर y की जगह 12 पुट कीजिए, और आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है, आपको r पता करना है, तो r तो पता लग जाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट गिवन आपको मालूम है 0.8 इंटू 0.46 का अगर आप रूट निकालोगे तो आपके पास r आ जाएगा, ठीक है, ओके सर। उसके बाद इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिग्रेशन वेरिएबल x एंड u दे रखा है इज दिस, तो u इज इक्वल टू -3x plus 10, and between two other variable y and v is equal to -2y upon 5 प्लस 25/5, ठीक है। और आपके पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है y ऑन x, बी वाई एक्स, आपके पास 0.80 है। आपको निकालना है b वी यू। आपको मालूम है बी वी यू क्या होगा, बी वी यू, एक मिनट, आर वी यू इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू। साइन चेंज नहीं होगा, आपको मालूम है 0.80 का साइन क्यों नहीं चेंज होगा, ये देखिए दोनों में पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये तो रहेगा इनटू, आप v ऊपर लिखिए, v चेंज हो रहा है, v का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये चेंज ऊपर आएगा, इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.80 इंटू 2/5 इंटू 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास बी वी यू आ जाएगा। अब देखिए आपको ये चाहिए, ये कैसे आएगा, आपको मालूम है ये इससे आ जाएगा, ये तो कोरिलेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो हमने ऐसा ही ले लिया क्योंकि साइन भी सेम रहेगा। उसके बाद जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, v का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, तो v का स्टैंडर्ड डेविएशन y से निकलेगा, y में आप 2/5 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया, y ऊपर होता है यहाँ पर, तो 2/5 ऊपर मल्टीप्लाई किया। और जब आप u का स्टैंडर्ड डेविएशन लेके आओगे तो आपको x का स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलेगा, x को आप के स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, साइन हमेशा पॉजिटिव रखने स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में, ठीक है सर। उसके बाद फॉर द वेरिएबल x एंड y द रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन x ऑन y। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व करना आता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपकी 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 है, 4x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस है, सॉल्व आ जाएगा, सॉल्व फॉर x
सॉल्व फॉर x एंड y। तो ये आपके पास x की जो वैल्यू आएगी x का मीन होगा और y की जो वैल्यू आएगी y का मीन आएगा। सॉल्व आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन करनी आती है, इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास मीन आ जाएगी दोनों का, x का मीन भी और y का मीन भी। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कौन सी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड, पहला पॉइंट तो हो गया, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना y ऑन x। अज्यूम करो कोई भी इक्वेशन, अज्यूम 7x minus 3y minus 18 is y on x, ठीक है। इसको y on x अज्यूम कर लेते हैं, इसको आपने y on x अज्यूम कर लिया। Therefore 4x minus y minus 11 is equal to 0 is x on y। आपको मालूम नहीं है कि कौन सी x on y या कौन सी y on x है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई करो रिग्रेशन इक्वेशन y on x कौन सी है, आपको मालूम नहीं है तो आपने कोई भी अज्यूम कर ली। आपने बोला ये y on x है, ये x on y है। अगर आप इसको y on x अज्यूम करते हो तो देयरफॉर y इधर रखिए, ठीक है, उधर जाएगा 7/3x और ये -18/3, ठीक, और ये बनेगा x on y है तो x इधर रखिए, x इज इक्वल टू y/4 प्लस 11/4, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहां पर देखिए ये बी वाई एक्स क्या आएगा, x का कोफिशिएंट जो आएगा वो बी वाई एक्स आ जाएगा 7/3 और ये आ जाएगा बी एक्स वाई ये 1/4। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 7/3 इंटू 1/4। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1 से नीचे आते हैं तो हमारी जो अजम्पशन है देख लेते हैं, 7/12 आ गया ना, तो ये इट्स लेस देन 1, तो देयरफॉर हमने जो अजम्पशन लगा ली है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको y on x अज्यूम करना है, तो आपने जो अजम्पशन ली थी वो बिल्कुल सही है। ये वाली इक्वेशन आपकी y on x है और क्योंकि दोनों के रिग्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके दोनों का वन से नीचे आया, तो देयरफॉर हमने जो हमारी अजम्पशन ली थी वो हमेशा सही है। और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना है तो ये आपका बी एक्स वाई और ये आपका बी वाई एक्स है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई की है, कौन सी वाई ऑन एक्स की है, ठीक है। चलिए, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम व्हेन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशंस आर गिवन। देखिए ये दो लाइनें गिवन है, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा दोनों का, ठीक है। दूसरा आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निकालना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ वेरिएंस ऑफ y इज 15 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो आप इसके बीच में आपको मान लीजिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी x ऑन y की है, कौन सी y ऑन x की है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले मीन वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे और x और y की जो भी वैल्यू आएगी वो इनकी मीन वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है बिटवीन देम व्हेन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, फिर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ठीक है, का अंडर रूट होता है। तो आपको इन दोनों इक्वेशन में पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्स ऑन वाई की कौन सी लाइन है और वाई ऑन एक्स की कौन सी है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्स ऑन वाई की कौन सी लाइन है और वाई ऑन एक्स की कौन सी लाइन है। जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया तो वैसे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम 5x प्लस 7y माइनस 22 इज इक्वल टू 0 इज y on x। Therefore अगर y on x आएगा तो b y x आएगा, ठीक है। अब y इधर रखिए, x उधर ले जाइए, 5/-7, ठीक है। अगर आप एंड 6x प्लस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इज x on y। तो अगर आप इसको x on y अज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब बी एक्स वाई आएगा। यहां पर बी एक्स वाई अगर आपका आएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -6/2 यानी कि -3। ये आपने गलत अज्यूम किया है, ये आपकी अजम्पशन गलत होगी, ठीक है। तो देयरफॉर ये रॉन्ग अजम्पशन होगी। क्यों होगी रॉन्ग अजम्पशन? क्योंकि आप देखोगे
इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को, ये 1 से ज़्यादा हो रहा है, 15/7 हो जाएगा, जो कि 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रॉन्ग अजम्पशन है। देयरफॉर करेक्ट अजम्पशन आपकी होगी, ऐसे हो जाता है कि आपकी अजम्पशन गलत हो जाए, करेक्ट अजम्पशन होगी कि आपका 5x + 7y - 22 = 0 इज x on y। देयरफॉर bxy होगा -7/5 और 6x + 2y - 20 = 0 is y on x। Therefore byx होगा 2 यानी कि -1/3। ये सही है, ठीक है। एक तो ये पता लग गया, आइडेंटिफाई हो गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, r जो होगा bxy और byx दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 1/3 × 7/5। आपको जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपने माइनस में लिखना है, ठीक है, माइनस में आएगा आंसर, जो भी आएगा वो माइनस में आएगा मल्टीप्लाई करके। एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको बताना है वेरिएंस ऑफ y इज 15, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब आप देखिए वेरिएंस पूछा है, कोई भी ले लीजिए। आप देखिए byx आपके पास आता है -1/3, ठीक है, और byx आपके पास आएगा r × स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। आपको ये मालूम है, बिल्कुल आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ से, और आपको वेरिएंस ऑफ y पता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी पता है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता लग जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता कर लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो x का आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। बस यही पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा है तो निकल जाएगा। तो पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना था कि दोनों की मीन क्या है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था इसमें कि आप निकाल के बताइए कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि रिग्रेशन लाइन x ऑन y कौन सी है, y ऑन x कौन सी है, फिर वहां से bxy byx निकाला, तो उनको मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास r आ गया, ठीक है। और फिर आपको ये वेरिएंस दे दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका x का पूछा, तो आप चाहे bxy ले लीजिए, चाहे byx लिया, तो मैंने byx ले लिया। आपको byx पता है, ठीक है, और आपको r भी पता लग गया, तो आपको वेरिएंस पता है y का, वेरिएंस y का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी पता लगी, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा, ठीक है सर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए। उसके बाद द रिग्रेशन, द टू वेरिएबल गिव द फॉलोइंग डाटा आपके पास गिवन है। ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 24। तो y ऑन x की इक्वेशन बनेगी, y ऑन x की इक्वेशन बनेगी, y माइनस y का मीन byx रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाली बनेगी, x माइनस x का मीन, ठीक है। y क्या है, y का मीन 15, bxy क्या आएगा, कोरिलेशन 0.7 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3/4 इंटू x माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 20। ये इक्वेशन बन गई। अब आपको करना क्या है, x की जगह 24 भर दीजिए यहाँ पर और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी हो गया आपका। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फ्रॉम द डाटा गिवन एस्टिमेट द मोस्ट लाइकली हाइट ऑफ ब्रदर हुज सिस्टर हाइट इज 70। यानी कि मान लो ब्रदर को हम x ले लेते हैं और सिस्टर को हम ले लेते हैं y, तो आपको x ब्रदर की हाइट पता करनी है, तो x और y की इक्वेशन बनानी है। तो x माइनस x का मीन bxy, y माइनस y का मीन, ठीक है, और x का मीन हाइट कितनी है ब्रदर की इज 67, bxy आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन x का क्या है 3.5 और y का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2.5, और y माइनस सिस्टर की हाइट क्या है 65 सेंटीमीटर। ये आपकी इक्वेशन बन गई, और आप यहाँ पर y की जगह पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको सिस्टर की हाइट 70 सेंटीमीटर यानी कि y की वैल्यू पता, तो आपकी ब्रदर की हाइट यानी कि x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगा कि आपको रिवीजन के साथ इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इनको भी कर लीजिए। मेन क्लास में तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस, और आप इसको जरूर रिवाइज कीजिए, इसके साथ क्वेश्चंस भी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।